तो मुझे लगता है कि ये जो 11th-12th वाला समय है, बच्चे को लगता है कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है वो सिर्फ मेरे साथ घट रहा है, इसी समय घट रहा है। अब आप क्लास में रहे हो 9th तक 10th तक ना, आपकी क्लास में पोजीशन आई है, ठीक है, क्लास में टीचर आपके ऑ में रहे हैं ना कि फादर कितना अच्छा लगता है। आजकल तो बोर्ड बना करके खंभों पे टांग दिए जाते हो आप। अचानक आप जेईई की तैयारी करने आते हो, कोचिंग में आते हो, आपको देखो कि आपकी तो मिडिल में आप रैंक आ रही है। ऐसा लगता है कि मैं यार इतनी बढ़िया, इतना राजा था, कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया। किसी के लिए भी, खास करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, उनके लिए बच्चों के कोचिंग का जो समय होता है, 11th-12th का जो समय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चे को दिखने लगता है कि उसके भविष्य का आकार यहाँ से होकर के गुजरेगा। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारी जीवन भर की जो पूंजी है, जीवन भर की जो हमारी साधना है, वो बच्चे के इन 2 वर्षों में किए गए प्रयासों के ऊपर बाद में फलित होने वाली है। पर ये समय अपने आप में टेंशन भरा होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी उनको लगता है कि भविष्य बनने जा रहा है, पेरेंट्स के लिए कि बच्चे का भविष्य बनने जा रहा है। ऐसा लगने लगता है कि दुनिया की सारी घटनाएं बस केवल इन 2 सालों में घटित होने जा रही है। ऐसे में ये जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, यदि हम उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाए तो शायद वो परिणाम नहीं ले पाते हैं। मैं विष्णु पारीक आज आपको मैट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस जर्नी को स्वयं जिया है। आप स्वयं एक IITian हैं। खड़गपुर IIT से आपने अपना BTech करा, ISB से आपने अपना MBA करा, दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ में काम करा, स्टार्टअप्स चलाए, उनको एस्टेब्लिश किया। वर्तमान में एक स्टार्टअप के आप CFO हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मज़े की बात, हमारे लिए उत्साह की बात यह है कि वो अब हमारे साथ मिलकर हमारे मैट्रिक्स के बच्चे जो जेईई में अच्छा कर रहे हैं, नीट में कर रहे हैं, उन बच्चों को इन 2 वर्षों के कठिनतम समय में से आसानी से कैसे पार पाया जा सके, ये गुर सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आज आपको सर से मिलाता हूँ, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मुश्किल समय को आपने भी जिया है और वर्तमान में भी ये मुश्किल समय हर बच्चे के जीवन में, पेरेंट्स के जीवन में आ रहा है, तो इसको आसान कैसे बनाया जाए। आइए मिलते हैं राम सर से। राम सर मेरे साथ में बैठे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम सर जो हैं वो बनारस से हैं। बनारस मस्ती का शहर है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, और सर ने उसी मस्ती को अपने जीवन में, क्योंकि इनके चेहरे पर एक स्मित मुस्कान सदैव आपको मिलेगी। मिलते हैं, बात करते हैं इनकी खुद की यात्रा के बारे में भी। राम सर, शेखावाटी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आप बहुत महनीय जगह से आए हैं। सर, बच्चे जो हैं वो यहाँ मैट्रिक जेईई एकेडमी नीट डिवीज़न में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ, उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप भी बनारस से निकले, खड़गपुर IIT पहुँचे, फिर आपने MBA करा, फिर आपने अच्छी कंपनियों के साथ काम करा। ये यात्रा किस तरह से रही सर? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग आपसे बताया है जी, बनारस से की, फिर इलाहाबाद से अगले अपने 12th किया था मैंने। जी जी, ठीक है। उसके बाद मैं 1 साल के लिए राजस्थान आया, कोटा। उस ज़माने में कोटा उस ज़माने में हम लोग 2002-3 की बात है। ओके। कोटा अपने चरम पे था। बिल्कुल, कोटा एकदम। हाँ। तो सबके साथ हम भी आ गए हैं, तो कोटा में हम लोग रहे। फिर मैं IIT खड़गपुर गया। खड़गपुर के बाद में मैंने ONGC ज्वाइन की, है ना। 3 साल तक मैं ONGC में रहा। ONGC के बाद में लगा कि अब यार पढ़ने की कुछ और बच्ची थी कि यार और पढ़ना है, कुछ थोड़ा और पढ़ना है। ठीक है, अभी पढ़ाई और बाकी है। अभी पढ़ाई और बाकी है, क्योंकि तो आप जब शुरू करते हो तो फिर ये जर्नी जो है इतनी जल्दी स्टॉप नहीं होती है। जी जी। तो फिर MBA किया मैंने जी। MBA करने के बाद में मैंने श्री सीमेंट में कुछ टाइम पर वापस राजस्थान आया। श्री सीमेंट में था मैं, जी, है ना। आपके यहाँ के CEO के साथ में कुछ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे स्पेशल। ठीक है। इसके बाद में लगा कि अब जो है कुछ अपना करते हैं। ठीक है। हमने अपना स्टार्ट किया एक स्टार्टअप, ऑल्दो स्टार्टअप उस टाइम पर चला नहीं। ठीक है, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस गेन, बहुत अनुभव देकर के गया। बहुत अनुभव देकर गया। उसके बाद में मैं एक IIT मद्रास में एक बायोटेक का स्टार्टअप था। वो अपना रिसर्च काफ़ी टाइम से कर रहे थे, उनके पास एक नया प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को वो कमर्शलाइज कर रहे थे। उस टाइम पर मैंने उनको ज्वाइन किया। 3 साल में हम लोग उस प्रोडक्ट काफ़ी ऊंचाई पे लेकर गए। ठीक है। उस टाइम पर काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने को मिली सबके साइंटिस्ट साथ बात करके अच्छा लगता था, है ना। अब देखिए IIT की जो एजुकेशन है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर क्या पढ़ा, वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि आप लाइफ में जो है ना कुछ भी पढ़ करके कुछ भी चीज़ों को समझ सकते हो, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। ठीक बात है। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आपकी जो जेईई की प्रिपरेशन है, नीट की प्रिपरेशन है, ये केवल 11th-12th में या IIT में एडमिशन लेने के लिए नहीं है। ये पूरे जीवन भर को कैसे चलाया जाए, इसकी भी एक जीवन भर में आप जो है ना, दुनिया की कितनी भी कठिनतम से कठिनतम टेक्नोलॉजी है ना जी, क्योंकि आप अपने जो एजुकेशन के पीक पर 11th-12th में पहुंच जाते हो, उसके बाद में सब्जेक्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट।
है ना। आपने अगर 12th तक जो अपने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपका आगे कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, उससे ईजी हो जाता है सब कुछ उसके बाद में। ठीक है। तो आपकी दुनिया भर की कोई भी टेक्नोलॉजी हो ना, वो आपको समझने में आपको समय नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से जेईई या नीट की प्रिपरेशन की हुई है, आप आईटी से पढ़े हुए हो तो, है ना। तो वही था कि इसलिए सीमेंट से फिर बायोटेक में जाने में भी समय नहीं लगा जी। उसके बाद में फिर एक दोबारा अपना एक अलग से स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसमें मेरे साथ में और मेरे आईएसबी के फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया, वो मैकेंजी के कंसल्टेंट्स थे। फिर हम लोग अभी इस टाइम पर एक L&D हमारा स्टार्टअप है एंटॉक, मैं उसका CFO हूँ जी। सर वो दौर आपने भी जिया है जब बच्चा 11th-12th में आता है, और वो सारे जो उम्र के प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर्स हैं, पेरेंट्स के प्रेशर्स हैं, करियर कैसा बनेगा उसके प्रेशर्स हैं, वो तो मुझे लगता है लगभग मोर और लेस सेम है। पर आपके समय के दौर में और आज के दौर में अंतर आया, क्योंकि उस जमाने में आई थिंक टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था जी। तो शायद इस प्रेशर से आप थोड़ा बहुत बचे होंगे। अभी आप कैसे देखते हैं कि वर्तमान में जो 11th-12th में बच्चा है, जिस समय राम से 11th-12th में थे, उन दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है आज की तारीख में? देखिए, आजकल के टाइम के बच्चे अवेयर तो बहुत होते हैं, ठीक है, उनके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास में कोई आज बच्चा ऐसा नहीं है जो कि डिसीजन गलत ले ले क्योंकि उसके पास में इंफॉर्मेशन की कमी है। एक्चुअली प्रॉब्लम अदर साइड से है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अधिकता है ना। अब उसमें से कौन सी सही इन्फॉर्मेशन, कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन है ना। और हर आदमी का एक एक्सपीरियंस अलग होता है जी। ठीक है, जैसे सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके स्ट्रेस और प्रेशर को झेलने का तरीका अलग होता है, ठीक है, उस सबका अलग होता है, पढ़ाई करने का सबका तरीका होता है। तो कई बार कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी और के रिलेवेंट होंगे, हो सकता है आपके रिलेवेंट ना हो। सही बात है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सबसे लोगे ना तो वो भी कई बार डिस्ट्रैक्ट करती है, राइट। फिर आप उठपटांग के प्रेशर लेना शुरू कर देते हो अपने ऊपर, ठीक है। कई बार पेरेंट्स के पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है ना, वो एक्स्ट्रा प्रेशर, पेरेंट्स की प्रेशर तो आपके बताऊं मैं तो इट्स वेरी पेक्यूलियर एनेक्डोट कि मेरा एक दोस्त था IIT में था। अब उसके मम्मी पापा कहते हैं कि यार तुम्हारे जो है हमारे घर के बगल वाला है उसकी इतने की जॉब लगी, तेरी कम की जॉब क्यों लगी? आप ये सोचिए कि प्रेशर वहां तक था। सर 11th-12th में मैं आपको बताऊं इतने प्रेशर, देखिए मैंने कहा ना भी पेरेंट्स को भी क्या लगता है, उनको लगता है कि हमारी जीवन की सफलता है कि बच्चे सफल हों। बच्चे सफल कब होंगे? जब 11th-12th में अच्छा करके वो मान लीजिए चाहे IIT में जाए, नीट में जाए या किसी सिविल में जाए, जो भी जाए, उनको लगता है कि इस समय बच्चा बहुत अच्छा करना जरूरी है। तो वो सर बच्चे को कर रहे हो रहे अपने मन में बेहतर, पर बच्चा नेचुरल प्रेशर में है, उसको खुद को पता है कि मेरा करियर यहाँ बनने वाला है, और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है या पेरेंट्स की जो मांग है, पेरेंट्स का जो उनको देख करके वो बच्चे पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर और क्रिएट करता है। बच्चा इस समय जवान हो रहा होता है, उसके अपने प्रेशर से उसको लगता है कि दुनिया मेरे को ही देख रही है, दुनिया मेरे लिए ही बनी है और मेरे लिए ही चल रही है। उस टाइम गाने सबसे अच्छे उसी टाइम लगते हैं गाने सबसे कविताएं उस टाइम लिखी जाती हैं, कविताएं उस समय लिखी जाती है, दिल उस समय टूटते हैं। हाँ। दिल उस समय टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 11th-12th वाला समय है, बच्चे को लगता है कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है वो सिर्फ मेरे साथ घट रहा है, इसी समय घट रहा है। उस समय ही उसको करियर बनाना है सर। ये बहुत विरोधाभासी चीज है। नहीं, ये तो ऐसा टाइम है जो कि अगर आप सोचो तो हमको भी लगता है कि कैसे हम उस टाइम से निकले हैं। आज को देख कर लगता है यार कि आज तो मुस्कान आती है उस चीज़ को देख करके कि क्या हुआ था, क्या किया था हमने, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर तो वो चीज़ें बहुत सीरियस थी, बहुत सीरियस थी। ऐसा लगता था कि लाइफ यहीं पर है ना। यानी क्लास में कुछ हुआ, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हमने किसी को कुछ बोला, हाँ मतलब उसका ऐसा आ गया कि मेरे को आज सर ने ऐसा कह दिया, मेरे को घर वालों ने ये कह दिया, टीचर ने डांट दिया, ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है 11th-12th में खासतौर से जो बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं अधिकतर क्लास में अच्छी पोजीशन वाले होते हैं, ठीक है। अब आप क्लास में रहे हो 9th तक 10th तक, आपकी क्लास में पोजीशन आई है, ठीक है, क्लास में टीचर आपके ऑ में रहे हैं ना कि फायदे हो कितना अच्छा लगा, सब कहते हैं यार ये तो क्लास का टॉपर है। अच्छा, तो बोर्ड बना करके खंभों पे टांग दिए जाते हो आप। अचानक आप जी की तैयारी करने आते हो, कोचिंग में आते हो, आपको देखो कि आपकी तो मिडिल में आप रैंक आ रही है ना, 30 बच्चों की क्लास में आपकी 15वीं रैंक आ रही है, जबकि अपनी क्लास में आप टॉपर थे। हाँ। आप सोचिए, वो तो मेरे ही खुद, मैं जब बंसल क्लासेस में आया तो यार उससे पहले तो भाई टीचर हमेशा, मैं तो टीचर पर प्रेशर बना के रखता था। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सारे बच्चों को आंसर आता है, ठीक है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होते, तो इट वाज सच अ मेस। मैं जो प्रेशर था ना उस टाइम पर, वो तो अलग तरह का होता है। ऐसा लगता है कि मैं यार इतनी बढ़िया, इतना राजा था, कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया। सही बात है। तो वो तो बच्चों अपने ऊपर जो प्रेशर लेते हैं सर ना, वो तो मतलब एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम होता है ना, बन जाता है सर। वो होता है क्योंकि आपके खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, ठीक है। अब देखिए सर, जैसे पेरेंट्स का भी क्या ना रोल बहुत ही डेलिकेट हो जाता है, ठीक है।
हर तरह का बच्चा बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन पर आप हल्का सा प्रेशर दो तो वो अच्छा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन पर आप जैसे एक क्या ना, एक स्ट्रेस होता है किसी चीज़ की, से आपने कोई सामान लिया, उसको आपने स्ट्रेस लिया, एक स्ट्रेस के बाद में वो टूट जाता है, ठीक है ना जी। अब जैसे कुछ बच्चे क्या ना खुद ही इतना स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि आपने जैसे उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया ना टूट जाएंगे। तो टूट जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप हल्का सा स्ट्रेस दो तो शायद और अच्छा करेंगे। अब पेरेंट्स के लिए भी क्या ना, आपका एक डिफाइंड खांचा नहीं है कि क्या सही करना बात है, ठीक है ना। वो बच्चे के हिसाब से वो बहुत बहुत मैटर करता है ना। लेकिन बच्चों के ऊपर जो है आपको है ना, यू हैव टू बी अ सपोर्टिव पेरेंट, राइट, यू कैन नॉट बी अ डोटिंग पेरेंट, है ना। आपको लगता है कि बच्चा आपके प्रश्न में अच्छा काम करता है, आप दीजिए, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा आपका प्रेशर काम झेल नहीं पाएगा वो बच्चा, काम झेल भी नहीं पाएगा और काम भी नहीं करेगा, सही बात है। ठीक है ना। आपका काम है उसको सपोर्ट करना। इस टाइम पर सपोर्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स के साथ में। ऐसा लगे कि भाई कुछ नहीं है तो लाइफ में तो मेरे पेरेंट्स तो हैं मेरे साथ में, ये तो उसको फील होना ही चाहिए। ये उसको फील आप कराते रहना। पर ऐसा नहीं है बाई गिवन नहीं है। हम क्या ना, इंडिया में थोड़ा सा बोलते कम है। माता लोग, मम्मी लोग तो फिर भी बोल देती हैं, हाँ, पिता से तो संवाद होता ही नहीं है, फादर से संवाद होता ही नहीं, ठीक है। अब तो होने लगा है, अब होने लगा है, अब होने लगा है। और ये बेहतर बात है सर, अच्छी बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि फादर्स के साथ संवाद होना इतना इंपॉर्टेंट है। फादर्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि मदर के साथ में क्या है ना कि वो तो वैसे ही भी शी हैज़ बीन केयर गिवर फॉर लाइफ। वो बहुत टाइम से उनकी बच्चों के साथ में आई हैं, तो वो एक्स्ट्रा कुछ करती हैं तो शायद उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन फादर जैसे ही आपके इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, उनको बताना शुरू करते हैं कोई बात नहीं है ना, आप अच्छा परफॉर्म करो, जितना हो सके उतना परफॉर्म करो, ये चीज़ें क्या ना, इट गोज़ अ लॉन्ग वे, बहुत दूर तक जाती है सब चीज़ें। तो पेरेंट्स का काम, पेरेंट्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ में ना, है ना। लेकिन पेरेंट्स शुड मेक श्योर कि वो उल्टा इफेक्ट ना हो उनका। सही बात है। कई बार हाँ, ज़्यादा केयर करना भी अपने आप में प्रेशर क्रिएट करने जैसा होता है ना। सर बच्चे के साथ में देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रेशर आएंगे नहीं, भाई उम्र भी आएगी, 11-12 भी आएगी, ये प्रेशर्स भी आएंगे। सवाल ये खड़ा होता है, आपके जीवन के अनुभव से हम ये जानना चाहेंगे, या हमारे बच्चे भी जानना चाहेंगे, इसको डील कैसे करें। बच्चा जो है वो इन सारे प्रेशर्स के मध्य में से होकर के अपनी सफलता का रास्ता कैसे बनाए। एक तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आपको बताया ना कि सबके लिए अलग आंसर है, ठीक है, सबके लिए अलग आंसर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। सबसे पहले ये स्वीकार करना, मतलब खुद को समझाना है। हाँ, ये स्वीकार करना कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। आपका बच्चा कहीं से भी एबनॉर्मल नहीं है, वो जो कर रहा है कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है, दिस इज द डिमांड ऑफ हिज एज, डिमांड ऑफ हिज मिलियो, आसपास का कैसा वातावरण है, उसके लिए वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। बस उसके रिस्पॉन्सेज हैं ये सारे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक्सेप्ट करना कि कुछ भी अननेचुरल नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके बाद में फिर होता है कि ठीक है, जैसे अब कई बार कि आपको पता है कि यार ये चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन अगर यहाँ पर टेंडेंसी हमने अपनी रिस्ट्रिक्ट की तो प्रॉब्ली हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो सोचना है ना, वो इस हिसाब से सोचना है कि ये समय में तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे ही, ठीक है, लेकिन कैसे उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाना है या कैसे उसका एक्सपोजर कम करना है, आपको ये सोचना है। आपको ये तो एकदम मन से निकाल देना है कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। ठीक बात है, ठीक है। हम बहुत सारे हमारे पेरेंट्स की गलती ये आती है कि हम लोग शायद अपना टाइम भूल जाते हैं, हाँ, है ना। सही बात हम अपना टाइम भूल जाते हैं, सही बात कि हम क्या थे 11-12 में। आज आप 40 के ऊपर, कभी 16 के भी थे, कभी 16 के भी थे, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा आप 16 पे आप कैसे थे, सही बात है ना। तो चीज़ों को तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा ना। ठीक अब बात है। देखिए, टाइम के हिसाब से हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया है जी, ठीक है ना। आज जो 50 साल पहले जो लोग जिस इस एज में होते थे, वो उनको बहुत अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। आज उस एज में बहुत अलग चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो टाइम टेबल तो शिफ्ट हो गया सही ह्यूमन बात है। का, है ना। तो बच्चे तो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और बच्चों को क्या सोचना चाहिए, कई बार सर बच्चों को ऐसा लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये उनके दिमाग में बैठ जाता है, वो मेरा इस टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, वो टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। देखिए, बच्चों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए स्ट्रेस जो लेना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार, है ना, अपने परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन कई बार होता है कि आप स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को दोगे ना, तो आप बहुत जल्दी ब्रेक कर जाओगे। जैसे एक होता है कि अपने पीक परफॉर्मेंस का, ठीक है। आपकी पीक परफॉर्मेंस जो है ना, आपकी पीक परफॉर्मेंस बेसिकली आपके जेईई के एग्ज़ाम के टाइम पे आनी चाहिए, वो सही समय पर आए, वो सही समय पे आना चाहिए, ठीक है। आप बहुत जल्दी उसको आप ये सोचोगे ना कि आप आज 11th में आपने शुरू किया, आप पहले दिन से 18 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है ना, आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, सही बात है, ठीक है ना। और आप चाहोगे आज जो सिलेबस 2 साल में पूरा करना है, वो 15 या 2-3 महीने के अंदर बैठ के सारा सिलेबस कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, ठीक है।
देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो 10th से 11th के जो सिलेबस का डिफरेंस, जी, ठीक है, वो इतना वास्ट होता है ना। आप लाइफ में पहली बार कैलकुलस पढ़ रहे होते हो, ठीक है, आप कैलकुलस का पढ़ते ही नहीं हो। अब ये देखिए बहुत अजीब बात है कि फिज़िक्स में आप, मैथ्स में आपका कैलकुलस आता है साल के एंड में 11th में, और फिज़िक्स में जो है ना आप पहले दिन से कैलकुलस स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक सही है, बात है। और आपने इससे लाइफ में पहले कभी कैलकुलस पढ़ा नहीं होता है। तो बिल्कुल, तो आप सोचिए, आप तो पहली बार एक चीज़ आपको पढ़नी है, वो आपके मैथ में बाद में आ रही है, फिजिक्स में पहली आधार जो आपने लाइफ में कभी पहले पढ़ी ही नहीं है, और पढ़ी ही नहीं है, आप उसका एप्लीकेशन करना शुरू कर देते हो। सो द डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th इज ह्यूज, इट्स ह्यूज। द कॉन्सेप्ट दैट यू कम अक्रॉस, जो आप नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो एकदम नए होते हैं, वेक्टर नया होता है, कैलकुलस नया होता है, आप है ना, आप ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाते हो। तो इतनी फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त सिलेबस चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री अचानक आप जो है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में यूज़ करना शुरू कर देते हो, ठीक है। इट्स द जो सिलेबस का चेंज होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप शुरुआत में जैसे आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब उसमें धीरे धीरे आप उसमें हाँ, जुड़िए। आपको 2 साल का टाइम मिलता है ना, आपको 2 साल का टाइम। हाँ, वहाँ भी जर्नी 2 साल की तो एटलीस्ट है। जर्नी 2 साल की है ना, तो आप आज भी चाहो तो आप अगले महीने में तो जेईई नहीं दे सकते हो, नजदीक दे सकते हो। सही बात है। आपके पास 2 साल का टाइम पड़ा हुआ है, आप चीज़ों को टेक इट स्लो, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो तो, है ना। लेकिन पहली बार में नंबर नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। आपको, मुझे अपना एग्जाम्पल याद है कि मैं इतना स्ट्रेस में था, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, है ना। एक मतलब बहुत ही पर्सनल एग्जाम्पल है, मुझे आज भी कई बार हॉन्ट करता है वो, कि मेरा एक, मुझे लगता था कि यार ये एसी बहुत टफ है। अल्टरनेट करंट जो है ना आपके फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, मुझे लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं गया आईटी में पहले साल में, जो है शुरुआत के 3 महीने में ही हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्वेश्चन वो था, और हम लोग जो है ना, एक पता चला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके वो आप एसी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लगी यार इतना सस्ता कॉन्सेप्ट था, इसके चक्कर में जेईई में 4 नंबर चले गए मेरे। सही बात है। 4 नंबर का मतलब उस टाइम पर कम से 900 से 900 करीब रैंक। अब सोचिए उस टाइम का स्ट्रेस था, पढ़ने का स्ट्रेस था कि जल्दी से जल्दी पढ़ो, मेरा एग्जाम साथ में आने वाला है, सब याद हो जाए, फटाफट सब कर लो। हाँ, और सिंपल था सब। मुझे लगता है कि सबसे सिंपल चैप्टर्स में से एक था एसी, है ना। जो फिजिक्स की हमारी फिजिक्स है ना, उसमें से एसी सबसे सिंपल चैप्टर्स में से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं इसमें। लेकिन नया कॉन्सेप्ट था वो, और लास्ट में था सिलेबस के, तो वो पढ़ा ही नहीं गया, है ना, स्ट्रेस में, और एकदम सिंपल था, है ना। तो आप देखो स्ट्रेस की वजह से नुकसान तो अच्छा खासा हो सकता है ना। तो आपके पास टाइम होता है, आप धीमे धीमे स्ट्रेस कम लेकर के पढ़ते रहो, ठीक है। और देखिए नेचुरल जो वेरिएशंस है ना आपके परफॉर्मेंस में आता रहेगा, ठीक है। उसको स्वीकार करो और उसके साथ में आगे उसको स्वीकार करो। जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है ना, देखिए प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या होता है ना, कि आप उस वेरिएशंस को, में वेरिएशंस आते रहेंगे हमेशा, लेकिन उसको आप मिनिमाइज़ करना शुरू करते हो। जब आप शुरुआत करते हो आपके परफॉर्मेंस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएंगे, धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट, ठीक है, धीमे धीमे हाँ वो वेरिएशंस कम होना शुरू। जैसे आपने पीक पर पहुंचना शुरू करोगे ना, वो वेरिएशन फिर भी होंगे। आपके जेईई के दिन आपका जो रैंक है ना, मानिए आपको 1100 आनी है, 1300 आनी है, या 900 800 आनी है ना, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो उसी दिन होगा, वो दिन कैसा बीत रहा है, वो दिन कैसा बीत रहा है। लेकिन अब ये जो वेरिएशन आपकी, मतलब कि 50 से लेकर के 70 के बीच की वेरिएशन है जी, 900 से लेकर के ना, बताया ना कि 700 से लेकर 1100 की वेरिएशन है, या फिर 5000 वाले जो स्टूडेंट की जो 4000 से 6000 की वेरिएशन है। ये आपकी प्रिपरेशन डिपेंड करेगा। आप एग्जैक्ट आप रैंक पर टारगेट नहीं कर सकते, आपका वेरिएशन ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पे आप कितना प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वेरिएशन आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, ये ऐसा नहीं कि आप आज खूब पढ़ लोगे आप अच्छा करोगे। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रैक्टिस। जेईई इज एग्जाम अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स नॉट टेस्ट मैच, इट्स नॉट अ मग्गा वाला गेम कि आप मग लोगे आप एग्जाम में लेकर के आओगे। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ टेस्ट मैच। तो सर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ आप अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनसे उनके थोड़े से रास्ते को आसान बनाएं जी। हम जानते हैं कि सारे रास्ते के कांटे नहीं हटाए जा सकते, पर आप उनको जूता पहनना सिखा दें ताकि वो कांटों से बच करके निकल जाए, कांटों से नेगोशिएट कर सकें जी। तो आपने समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप राम सर को सुन रहे थे और आपने देखिए कि कितनी आसानी के साथ में कितनी मुश्किल बातों को बहुत आसानी से सूत्रों के रूप में उन्होंने हम सबको सौंप दिया। पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ये वार्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, दोनों के लिए स्ट्रेस वाला होता है। पेरेंट्स अपना स्ट्रेस कम करें, स्टूडेंट्स अपना स्ट्रेस कम करें, दोनों की साझी लड़ाई है। हमारे साथ तो ऐसे एक्सपर्ट हैं तो वो आपका स्ट्रेस कम करेंगे ही करेंगे, और सब लोग मिलकर के यदि इन 2 वर्षों को बिताएंगे तो शायद कुछ अच्छे और बेहतरीन परिणाम हम ले पाएंगे। सर आपने समय दिया, फिर से आपका हम समय लेते रहेंगे।
और इन शुभकामनाओं के साथ में कि जो हम करने जा रहे हैं, जितनी स्टूडेंट्स की जर्नी को इजी बनाने के प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास और बेहतरीन होंगे। आप सब लोग इस इंटरव्यू को सुने, अपने दोस्तों को, पेरेंट्स, अपने लोगों को साझा करें और उनको बताएं कि ये जर्नी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बड़े अंतर करती हैं। ये बड़े अंतर क्या थे, राम सर ने बताया। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। श्योर सर, थैंक यू लॉट।